तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 8 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत की यात्रा की। 8 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की भारत की यह यात्रा थी। नई दिल्ली में औपचारिक स्वागत के बाद 9 अक्टूबर 2023 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। बेहद गर्मजोशी व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न इस वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार दोनों नेताओं ने साझा किए। दोनों देशों के बीच बने घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण व सहयोगात्मक संबंधों की प्रशंसा करते हुए दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2016 की तंजानिया यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और अधिक गहरे हुए हैं। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दोनों देशों के आपसी द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने की घोषणा दोनों पक्षों ने की और कहा कि रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों को समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, विकास साझेदारी तथा व्यापार और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने में मदद मिलेगी। वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन असैन्य जहाज मूवमेंट की पहले दी गई जानकारी साझा करने, खेलकूद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, समुद्री उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के अतिरिक्त तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना आदि से जुड़े 6 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर वार्ता के दौरान किए गए। इनके अतिरिक्त पर्यटन, समुद्री व्यापार, सेवाओं व बुनियादी ढांचे, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री खनन व महासागर संरक्षण सहित नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में रुचि तंजानिया की ओर से व्यक्त की गई। स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की इच्छा दोनों नेताओं ने वार्ता में व्यक्त की। भारत की ओर से तंजानिया को दी गई 1.1 अरब डॉलर से अधिक की क्रेडिट लाइन पर तंजानिया की ओर से संतोष व्यक्त किया गया। जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत की प्रशंसा तंजानिया की ओर से की गई। तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA तथा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया तथा 2028-29 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन के लिए तंजानिया के समर्थन की सराहना भारत की ओर से की गई। आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा भी वार्ता के पश्चात जारी साझा बयान में की गई। अगला, भारत तंजानिया संबंधों को और मजबूती प्रदान करते हुए मेहमान राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर को सम्मानित किया। इसके लिए संस्थान के प्रति गहरी कृतज्ञता मेहमान राष्ट्रपति ने व्यक्त की। JNU द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली वह पहली ही महिला हैं। भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल SFTS में अपनी पहली वर्टिकल ऊर्ध्वाधर विंड टनल WWT स्थापित की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 25 अक्टूबर 2023 को वर्टिकल विंड टनल WWT का उद्घाटन किया। इससे विशेष बलों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से हवा में छलांग लगाने वाले सैनिकों के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है और इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। वर्टिकल विंड टनल एक फ्री फॉल सिम्युलेटर के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न
कॉम्बैट फ्री फॉल, हजारों फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ कूदना, स्थितियों का अनुकरण करने के लिए विशिष्ट गति पर हवा का एक स्तंभ बनाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था का सदस्य बन गया। नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था का सदस्य बन गया। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC की कार्यकारी समिति की रोम यानी कि इटली में, रोम जो कि इटली में है, 27 से 30 नवंबर 2023 को हुई बैठक में भारत को इस कमीशन में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। इसका सदस्य बनने से भारत को विभिन्न खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 188 देश और प्लस यूरोपियन यूनियन सदस्य हैं। इसकी कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 6 क्षेत्रीय समन्वयक होते हैं। अगला पॉइंट है शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल। पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन, जहां विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, तथा कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जिनमें बेलूर, हेलेबिड तथा सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर शामिल हैं, को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सितंबर 2023 में शामिल किया है। विश्व धरोहर सूची में इन्हें शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सऊदी अरब के रियाद में 10 से 25 सितंबर 2023 को संपन्न 45वें सत्र की बैठक में लिया गया। कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में 45वां सत्र था ये। इन 2 स्थलों को मिलाकर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब 42 हो गई है। इनमें 34 सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में हैं, कल्चरल प्रॉपर्टीज़ में हैं 34, जबकि 7 प्राकृतिक स्थलों नेचुरल प्रॉपर्टीज़ की श्रेणी में हैं तथा 1 मिश्रित स्थल की श्रेणी है। इससे पूर्व यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को तथा गुजरात के कच्छ जिले के हड़प्पा काल के धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल जुलाई 2021 में घोषित किया था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 180 किलोमीटर उत्तर की ओर बीरभूमि जिले में स्थित है, जिसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। होयसल दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था, जिसने 10वीं से 14वीं सदी तक कुल 317 वर्ष तक शासन किया। इनकी राजधानी पहले बेलूर थी, जिसे बाद में हेलेबिड स्थानांतरित किया गया था। होयसल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता व नक्काशीदार बनावट को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण माना जाता है। होयसल के बेलूर, हेलेबिड व सोमनाथपुर स्थित मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI के तहत संरक्षित स्मारक पहले से ही हैं। रियाद में संपन्न यूनेस्को विश्व विरासत समिति की इस बैठक में भारत के 2 स्थलों सहित विभिन्न देशों के कुल 45 स्थलों को इस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 36 सांस्कृतिक स्थल श्रेणी में, 9 प्राकृतिक स्थल श्रेणी में शामिल हैं। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुल 1199 स्थल शामिल हैं, जिसमें 933 स्थल सांस्कृतिक स्थल श्रेणी में और 227 प्राकृतिक स्थल और 39 मिश्रित स्थल श्रेणी में शामिल हैं। कुल 168 विभिन्न देशों में फैले इन स्थलों में सर्वाधिक 59 स्थल इटली के,
57 स्थल चीन के तथा 52 जर्मनी और फ्रांस के हैं और 50 इसमें स्पेन के हैं। 59 इटली के हैं, 57 चीन के हैं, 52 जर्मनी और फ्रांस के हैं और 50 जो है वो स्पेन के हैं और भारत के कितने हैं 42। अगला है इसमें भारतीय वायुसेना का नया ध्वज। भारतीय वायुसेना को उसका नया ध्वज 8 अक्टूबर 2023 को उसकी स्थापना की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्राप्त हुआ। 72 वर्ष के अंतराल के पश्चात वायुसेना को उसका नया ध्वज मिला है। इस ध्वज का अनावरण वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में किया। नीले रंग के नए ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना के लोगो प्रतीक चिन्ह को जोड़ा गया है, जिसके शीर्ष पर भारत के राज चिन्ह अशोक स्तंभ के शेर व देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। लोगों में हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी ईगल को घेरे हुए है, जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्श दीप्तम ईगल के नीचे देवनागरी में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। यह आदर्श वाक्य भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है, जिसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छुओ, टच द स्काई विथ ग्लोरी। नए ध्वज में भी दाईं ओर नीचे वायुसेना को गोल निशान तथा ऊपर बाएं कोने में तिरंगा झंडा बरकरार है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय वायुसेना IAF को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF कहा जाता था। RIAF के ध्वज में ऊपर बाईं ओर अंग्रेजी झंडा यूनियन जैक बना हुआ था। आज़ादी के बाद 1951 में यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झंडा लगाकर नया ध्वज बनाया गया था। 72 वर्ष पश्चात अब नया ध्वज भारतीय वायुसेना को मिला है। 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन। देश में जन्म और मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी डेटाबेस तैयार करने तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नामांकन, आधार नंबर व सरकारी नियुक्तियों में तथा पासपोर्ट आवेदन आदि के लिए आवश्यक एकल जन्म प्रमाण पत्र के लिए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023 को संसद के दोनों सदनों ने अगस्त 2023 में पारित किया। लोकसभा द्वारा 1 अगस्त व राज्यसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन भी 12 अगस्त 2023 को प्राप्त हो गया है। इस संशोधन कानून के द्वारा 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन कर जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। संशोधित कानून के तहत राज्यों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI द्वारा संचालित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करना होगा। संशोधित अधिनियम से नागरिक पंजीकरण प्रणाली को और बेहतर कर धोखाधड़ी व पहचान में हेराफेरी पर अंकुश लगाने में जहां मदद मिलेगी, वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों का लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। संशोधित अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्तियों व मतदाता सूची में नाम लाने आदि मामलों में एक ही जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के नियमन के लिए 1969 में अधिनियम लाया गया था तथा यह पहला अवसर है जब इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रचा। अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद। उल्लेखनीय रूप से 23 अगस्त 2023 को
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 MK4 पूर्व नाम है GSLV मार्क 3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण के बाद 41 दिन की यात्रा पूरा कर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजना अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में थे। मिशन की सफलता के पल को अविस्मरणीय व अभूतपूर्व क्षण बताते हुए उन्होंने विकसित भारत का शंखनाद इसे बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे तथा विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नामकरण शिव शक्ति स्थल करने की घोषणा उन्होंने की। साथ ही चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा से टकराने के स्थल का नामकरण तिरंगा पॉइंट के रूप में उन्होंने किया। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल विक्रम व तीसरा रोवर प्रज्ञान। 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडिंग से पूर्व 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में प्रवेश किया। लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी गति कम की गई। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर ने बाधाओं के लिए चंद्रमा की सतह की जांच की और एक बार स्थान निश्चित हो जाने के बाद लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। लैंडिंग के पश्चात सौर पैनल द्वारा संचालित 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से बाहर निकलकर चहलकदमी शुरू की थी। चंद्रयान 3 को एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस अवधि में चंद्रमा की सतह के ऊपर व नीचे के तापमान की जानकारियों के संप्रेषण के साथ साथ सल्फर व ऑक्सीजन सहित कई रासायनिक तत्वों की पुष्टि रोवर प्रज्ञान द्वारा की गई। 30 अगस्त को चंद्रमा की सतह से सूर्य का प्रकाश कम होना शुरू हुआ। चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तो 80 मिलीमीटर नीचे -10 डिग्री होने की जानकारी भी प्रज्ञान ने प्रेषित की। इससे चंद्रमा की सतह से नीचे पानी उपलब्ध होने की संभावनाएं तीव्र हुई हैं। पृथ्वी के 14 दिन की यह अवधि समाप्त होने पर प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर रात की स्थिति में आ गया। उस समय वहां तापमान -133 डिग्री सेल्सियस के लगभग था। इसरो के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर को और लैंडर विक्रम को 4 सितंबर को स्लीप मोड पर डाल दिया गया था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि 22 सितंबर को सूर्योदय के बाद एक बार फिर लैंडर और रोवर सक्रिय हो सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस तरह कहा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रहा, लेकिन लैंडर और रोवर के पुनः सक्रिय होने की संभावनाएं अधूरी रहीं। बिहार जातिगत गणना के आंकड़े। बिहार में जनवरी से मई 2023 के बीच कराए गए जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। इस गणना में पूरे बिहार की जनसंख्या, यहाँ पे अभी एक बार नंबर देख लीजिए, 13,07,25,310 पाई गई है, जिसमें बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या 12,53,53,288 तथा बिहार में बाहर रहने वालों की संख्या 53,72,022 है। गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 6 करोड़ यानी कि 6,41,31,990 तथा महिलाओं की संख्या 6,11,38,460 तथा अन्य की संख्या 82,836 है। इस प्रकार इस गणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 953 पाई गई है। जातिगत गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में
पिछड़ा वर्ग 27.13%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36.01%, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.65% तथा अनुसूचित जनजाति 1.68% है, जबकि सामान्य अनारक्षित वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.52% है। कुल जनसंख्या में विभिन्न वर्गों की जनसंख्या, वर्ग, आंकड़ा और प्रतिशत दिया हुआ है। तो पहला है पिछड़ा वर्ग, इसका आंकड़ा है 35,46,936। तो ये 27.1286% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 4,70,80,514, इसका प्रतिशत है 36.0148%। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 और प्रतिशत है 19.6518%। अनुसूचित जनजाति 21,99,361 और प्रतिशत है 1.6824%। अनारक्षित है 2,02,91,679 और प्रतिशत है 15.5224%। कुल हैं 13,07,25,310 और 100%। इस गणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 82% जनसंख्या जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की है, वहीं 18% जनसंख्या अल्पसंख्यक की है। गणना के अनुसार 18% अल्पसंख्यकों में 17.70% संख्या अकेले मुसलमानों की है, जबकि 0.30% सिख की और ईसाई की, बौद्ध की और जैन इसी में शामिल हैं 0.30 में। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। धर्म, हिंदू धर्म की जनसंख्या है, एक बार आप यहाँ पे नंबर देख लीजिए, ये है 10,71,92,958, प्रतिशत है 81.99% हिंदू हैं। मुसलमानों की संख्या यहाँ पे है 2,31,49,49,925, जो कि 17.70% हैं। उसके बाद ईसाई हैं 75,238.05%, सिख हैं 14,753.011%, बौद्ध हैं 1,11,201, प्रतिशत है इनका 0.0851%, और जैन हैं इसमें 12,523, जो कि प्रतिशत में हैं 0.0096%, और अन्य धर्म हैं 1,66,566, प्रतिशत में 0.1274%, और कोई धर्म जिनका नहीं है वह हैं 2,146, प्रतिशत में 0.0016%। जाति आधारित गणना में एक जानकारी यह भी सामने आई है कि राज्य में विभिन्न जातियों उपजातियों की संख्या 215 है। इनमें से केवल 25 जातियां ही ऐसी हैं जिनकी आबादी 1.1% से अधिक है। इस प्रकार 190 जातियां इस श्रेणी की हैं जिनकी जनसंख्या 1% से भी कम है। बिहार में जातिगत गणना में जो 215 जातियां पाई गई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा 14.25% यादव इस गणना में पाए गए हैं, जबकि ब्राह्मण 3.66%, राजपूत यानी कि ठाकुर 3.45%, मुसहर 3%, कुर्मी 2.88% है। कायस्थ जाति के लोगों की संख्या 0.6% है। प्रमुख जातियों का प्रतिशत इस प्रकार है: यादव 14.27%, बनियान 2.32%, रविदास 5.25%, धानुक 2.14%, कुशवाहा 4.21% और चंद्रवंशी 1.65%, ब्राह्मण 3.66%, नाई 1.59%, मोमिन 3.55%, बढ़ई 1.45%, राजपूत 3.45%, धनिया 1.43%, मुसहर 3.09%, प्रजापति 1.40%, कुर्मी 2.88%, कुजरा 1.40%, भूमिहार 2.86%, कायस्थ
2.6%, मल्लाह 2.61%। उल्लेखनीय है कि बिहार जातिगत गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। पूरे देश में कहीं भी 1931 के पश्चात जाति सर्वे के आंकड़े नहीं आए हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। विश्व की विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। यह सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। शिखर सम्मेलन के आयोजन तथा 1 वर्ष तक समूह की गतिविधियों के संचालन हेतु इसकी अध्यक्षता 17वें वाली शिखर सम्मेलन के बाद 1 दिसंबर 2022 से भारत ने संभाली थी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में विश्व के शीर्षस्थ नेताओं का आगमन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला ड सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुन यीओल, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा शामिल थे। यूक्रेन मुद्दे के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहे तथा रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने व चीन का प्रधानमंत्री ली क्यांग ने किया। मैक्सिको का प्रतिनिधित्व भी वहां की अर्थव्यवस्था की मंत्री राक्वेल सांचेज ने किया। समूह के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया। अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यार्क रुद्र, नाइजीरिया के राष्ट्रपति वोला तिनुबू, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लीसिन लुंग व संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के अतिरिक्त अफ्रीकी संघ एयू, जिसे G20 का नया 21वां सदस्य इस शिखर सम्मेलन में बनाया गया है, के अध्यक्ष हैं अजाली अस्सुमानी शामिल थे। यूरोपीय संघ के पश्चात अफ्रीकी संघ AU G20 में सदस्य के रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है। अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश अफ्रीकी संघ में शामिल हैं। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 के सदस्यों की संख्या अब 21 हो गई है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियेसस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक निर्देशक क्रिस्टिलीना जॉर्जीवा व विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक नगोजी ओको जो इवेला भी सम्मेलन में भाग लेने वालों में शामिल थे। खाद्य सुरक्षा, जलवायु एवं ऊर्जा, विकास, स्वास्थ्य एवं डिजिटलाइजेशन आदि मुद्दे 2 दिन तक चले इस शिखर सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख मुद्दे थे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कल्याण के लिए सभी देशों को एक साथ चलने की बात कही। 3 सत्रों में चले इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने कई चरणों में संबोधित किया। इसके साथ ही वैश्विक कूटनीति में चल रहे तनावपूर्ण माहौल में वसुदेव कुटुंबकम का नया नारा देते हुए
सकारात्मकता के संचार का प्रयास उन्होंने किया। सम्मेलन के एक अन्य सत्र में बोलते हुए जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इससे प्राप्त जलवायु व मौसम संबंधी आंकड़े सभी देशों, विशेषतः ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने की बात उन्होंने कही तथा सभी G20 देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। G20 सम्मेलन की एक वित्त संबंधी बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के द्वारा निर्धन एवं विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडे को G20 देशों में मंजूरी प्रदान की। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक MDB के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की बात भी विकास के इस भारतीय एजेंडे में शामिल है। बड़ी कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों में किए जाने वाले व्यापार में करों के विवेकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने को सभी देशों ने सहमति सम्मेलन में दी। इस दिशा में शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र जारी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। यूक्रेन युद्ध के कारण सभी देशों को विभिन्न मुद्दों पर एक मत करना कितना कठिन कार्य था, फिर भी भारत के कूटनीतिक प्रयासों से यूक्रेन मुद्दे पर ऐसे शब्दों का प्रयोग घोषणा पत्र में किया गया जिसे दोनों पक्षों को मानना पड़ा। घोषणा पत्र के सभी 83 बिंदुओं को निर्विरोध सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा इसमें की गई। जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने तथा ईंधन के रूप में कोयले के प्रयोग में कमी लाने की दिशा में प्रयास तेज करने की बात दिल्ली घोषणा पत्र में कही गई। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे विकासशील देशों के संकट को प्रभावी ढंग से सुलझाने तथा तेज, सस्ते, अधिक पारदर्शी व समावेशी सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने का संकल्प इसमें लिया गया है। सम्मेलन से अलग एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA बनाने की घोषणा की गई। अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, UAE व बांग्लादेश आदि इस पहल में भारत के साथ रहे। सम्मेलन से अलग एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत व अमेरिका ने चीन की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के जवाब में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC के निर्माण की घोषणा अलग से एक बैठक में की गई। इस कॉरिडोर के द्वारा भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन व यूरोप के बीच निकट भविष्य में व्यापार सरल हो जाएगा। 10 सितंबर को सम्मेलन के तीसरे और अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वैश्विक संरचना एवं स्वरूप में हुए परिवर्तन का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता को पुनः प्रतिपादित किया। 10 सितंबर को सम्मेलन के समापन से पूर्व सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता का प्रतीक गैविल ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दिया। G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राज़ील के पास आ गई है। G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन अब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 2024 में होना है। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने वैश्विक कूटनीति में भारत की क्षमता एवं प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति विकसित करने को भारत की बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत व उनकी टीम के सघन प्रयास भी इसके लिए प्रशंसनीय हैं। 55 देशों के समूह अफ्रीकी संघ को संगठन का सर्वसम्मति से सदस्य बनाना भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने के पश्चात समूह G20 की सदस्य संख्या 21 हो गई है। इसमें अब हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका के अतिरिक्त
यूरोपीय संघ व अफ्रीकी संघ शामिल हैं। G20 का कोई स्थानीय सचिवालय व मुख्यालय नहीं है। सदस्य देशों में ही बारी बारी से किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आगामी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश इस मंच के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। क्या है भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर? भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत व यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार के विस्तार हेतु भारत व अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC नाम इस परियोजना में रेल लाइनों, सड़कों व बंदरगाहों का नेटवर्क होगा, जिनके द्वारा आयात व निर्यात में सुगमता होगी। सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए समुद्री केबल का नेटवर्क भी इसमें शामिल होगा तथा इस संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने वाली ग्रिड व्यवस्था भी होगी। वैश्विक व्यापार व कनेक्टिविटी को एक नया आकार देने वाली इस परियोजना के तहत भारत को एक शिपिंग रूट के माध्यम से पश्चिम एशिया से जोड़ा जाएगा, जहां से एक रेल नेटवर्क विभिन्न देशों से होता हुआ यूरोप से जुड़ेगा। भारत व अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली व जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिलकर ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की उपस्थिति में इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर की। यह सभी देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर परियोजना के साझेदार होंगे। भारत व अमेरिका द्वारा प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का वास्तव में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का प्रत्युत्तर माना जा रहा है। महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 देश की संसद के नए भवन में स्थानांतरण के लिए 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच बुलाए गए विशेष सत्र के पहले ही सत्र में इतिहास रचते हुए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभा सहित में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है, को पारित कर दिया गया। यह विधेयक मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। अधिनियमित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, पर विधेयक 128वां था और ये संविधान संशोधन अधिनियम बन गया 106वां, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। इस आरक्षण के नई जनगणना व परिसीमन के बाद ही प्रभावी होने की बात अधिनियम में कही गई है तथा SC, ST या OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 131 सीटें पहले ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से ही SC, ST महिलाओं के लिए 33% सीटें पारित किए गए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित रहेंगी। 454 मतों के भारी बहुमत से लोकसभा ने इसे 20 सितंबर 2023 को पारित किया। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी और AIMIM की ही इसके विरोध में रही। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अगले ही दिन 21 सितंबर को राज्यसभा ने भी सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अनुमोदन 29 सितंबर को प्राप्त हो गया, जिसके साथ ही कानून का रूप इसने ले लिया तथा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। राज्यसभा में उपस्थित सभी 214 सदस्यों ने 21 सितंबर को विधेयक के पक्ष में मत दिया था। 128वें संविधान संशोधन विधेयक के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात
संसद के विशेष सत्र को एक दिन पूर्व ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 27 वर्ष के लंबे इंतजार के पश्चात महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित हो सका है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 81वां संविधान संशोधन विधेयक 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया, जहां सरकार को समर्थन दे रही 13 पार्टियों में से कुछ पार्टियों के विरोध के चलते इसे स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया गया था। कालांतर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के कार्यकाल में 1998 में 12वीं लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया, किंतु इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही 1999, 2002, 2003 में ही इसके लिए प्रयास असफल रहे। बाद में मार्च 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 9 मार्च 2010 को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यह राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हुआ, किंतु लोकसभा में इस पर मतदान नहीं हो सका। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन तथा नई जनगणना के पश्चात ही लागू होगा। अधिनियम के लागू होने की स्थिति में लोकसभा के 543 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मौजूदा स्थिति में राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा। राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत 3 श्रेणियों में सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। पहला है सामान्य श्रेणी, दूसरा अनुसूचित जाति यानी कि SC व तीसरा अनुसूचित जनजाति यानी कि ST। इन तीनों ही श्रेणियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान नए पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है। इस प्रकार लोकसभा की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित 131 सीटों की 1/3 सीटें इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए परिसीमन में सीटों की संख्या में वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी। पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का यह प्रावधान 15 वर्ष के लिए है। इसके बाद समीक्षा में यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति बनी तो इसका विस्तार किया जा सकेगा। हाथियों की मौत रोकने के लिए AI आधारित गजराज प्रणाली। हाल ही में रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित गजराज प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रणाली असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडु में लगाई जाएगी। गजराज प्रणाली को 7000 किलोमीटर की लंबाई में लगाया जाएगा। गजराज एक अनोखा ग्लास आधारित सेंसर सिस्टम है जो लोको पायलटों को हाथियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। जब कोई हाथी ट्रैक पर पैर रखता है तो यह सिस्टम ट्रेन नियंत्रक, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवरों व अन्य हितधारकों को अलर्ट उत्पन्न करता है, जो आसन्न खतरे को मापकर एहतियाती कदम उठाने का मौका देता है। इस प्रोजेक्ट के 700 किलोमीटर की ट्रैक की कुल लागत 181 करोड़ है। वर्ष 2022 में इस तकनीकी का प्रयोग असम में 150 किलोमीटर के ट्रैक पर किया गया है। इस प्रणाली को विकसित करने का श्रेय NFR के पूर्व महाप्रबंधक अतुल गुप्ता को दिया जाता है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे सुरक्षित शीर्ष 10 शहर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 4 दिसंबर 2023 को जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता ने 78.2 की पहचान योग्य अपराध दर IPC के साथ भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है। शहर ने सर्वाधिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संगीन अपराध दर्ज करके एक उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित की है। नवीनतम NCRB डेटा सबसे सुरक्षित शहरों के आंकड़ों के अनुसार भारत के कई शहर रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों के रूप में उभरे हैं। ये शहर कम अपराध दर के मामले में उल्लेखनीय रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे उनके निवासियों के लिए सुरक्षा की समग्र भावनाओं में योगदान होता है।
प्रभावी कानून प्रवर्तन, सामुदायिक सहभागिता और सक्रिय अपराध रोकथाम रणनीतियों जैसे कारकों ने इस शहरों को सुरक्षा के स्वर्ग के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भारत में एक सरकारी संगठन है जिसका काम भारतीय दंड संहिता (IPC) और स्थानीय कानून (SLL) के आधार पर अपराध से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसकी जांच करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह गृह मंत्रालय MH6 के तहत संचालित होता है। गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। भारत में सबसे सुरक्षित शहर हैं। पहले नंबर पे है कोलकाता, IPC दर है 78.2। दूसरे नंबर पे है चेन्नई, 178.5 है IPC दर। तीसरा है कोयम्बटूर, 211.2 IPC दर है। चौथा है सूरत, 215.3 IPC दर है। पांचवा है पुणे, 219.3 IPC दर। छठा है हैदराबाद, 266.7 IPC दर है। सातवां है बेंगलुरु, 337.3 IPC दर है। अहमदाबाद है 8वें नंबर पर, 360.1 IPC दर है। और मुंबई है इसका 9वें नंबर पे, 376.3 IPC दर है। 10वां है कोझिकोड, 397.5 इसका IPC दर है। अगला है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर अंबेडकर की मोम की मूर्ति स्थापित। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी गई एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि में जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले में एक मोम प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 को किया गया है। सूक्ष्म विवरण के साथ तैयार की गई मोम की मूर्ति 5 फीट 11 इंच की प्रभावशाली बनाई गई है, जिसका वजन लगभग 38 किलोग्राम है। यह मूर्ति ईमानदारी से बाबा साहेब की प्रतिष्ठा छवि की नकल करती है, जिसमें उन्हें हाथ में संविधान की किताब लिए हुए और अपने विशेष नीले सूट में सजे हुए दिखाया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा को शामिल करने के साथ जयपुर वैक्स संग्रहालय में प्रमुख हस्तियों की 43 मोम की मूर्तियों का संग्रह हो गया है। विशेष रूप से इसे विरासत स्थल ऐतिहासिक नाहरगढ़ किले के भीतर स्थित दुनिया का पहला मोम संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त है। इसका निर्माण राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा करवाया गया है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण NTCA की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की। इसे हर 4 साल में होने वाली देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्यजीव संस्थान के विश्लेषण पर तैयार किया गया है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की थी। नवीन रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में 2967 बाघ थे। इस दृष्टि से 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी है। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी भारत में है। देश में बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% से बढ़कर 3,682 पर पहुंच गई है, जबकि 2006 में देश में 1,411 बाघ ही बचे थे। भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण में यह तथ्य सामने आए हैं कि इसके अनुसार देश में कम से कम 3,167 और अधिकतम 3,925 बाघ हो सकते हैं। इसलिए औसत संख्या 3,682 मानी गई है। सबसे ज़्यादा बाघ 785 मध्य प्रदेश में हैं। इन्हें याद रखेंगे, 785 सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं। उत्तराखंड में साल 2006 में जहां 178 बाघ ही बचे थे, आज इनकी संख्या 3 गुनी बढ़कर 560 हो गई है। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में भी संख्या 109 से करीब दुगनी बढ़कर 205 पहुंच गई है।
यह सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं, जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर 819 हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के कार्बेट रिजर्व में हैं। इसके बाद हैं बांदीपुर में 150, नागरहोल में 141, बांधवगढ़ में 135, दुधवा में 135, मुद्दुमलाई में 114, कान्हा में 105, काजीरंगा में 104, सुंदरवन में 100, ताडोबा में 97, सत्यमंगलम में 85 और पेंच में 77 बाघ मिले हैं। कुछ रिजर्व में हालात चुनौतीपूर्ण हैं। करीब 35% को तत्काल सुधारों और संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। उनमें हैं रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का है, अचानकमर, इंद्रावती व उदांती सीता नदी छत्तीसगढ़ के हैं, पालमऊ झारखंड का है, बोर व सह्याद्री महाराष्ट्र का, सतकोशिया उड़ीसा का, मुकुंदरा व रामगढ़ विषधारी राजस्थान का, कवल तेलंगाना का, मुडुंथुरई तमिलनाडु का, नामेरी असम का, दम्फा मिजोरम का, पाक्के कमलांग व नामदफा अरुणाचल प्रदेश का, बुक्सा पश्चिम बंगाल का है। शिवालिक पर्वत व गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि हुई, जो देश में सबसे अधिक है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मध्य प्रदेश क्षेत्र व पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं। यहाँ देश के सबसे ज़्यादा बाघ भी हैं। हालांकि इनमें मध्य प्रदेश 785, राजस्थान में 88 ने काफ़ी बाघ बढ़ाए। यहाँ 28.22 की दर से बाघ बढ़े हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में बाघ घट गए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में बाघ घट गए हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु राज्यों ने बाघों की संख्या में 270% वृद्धि की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में 9.76% तथा सुंदरवन में 12.88% की दर से बाघ बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार 19.42% की दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 715 बाघ बढ़े हैं। देश में शीर्ष 12 बाघ संख्या वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश में 2018 की संख्या और 2022 की संख्या दी हुई है। पहला है मध्य प्रदेश, जिसमें 2018 में 526 थे और अब 785 हैं। कर्नाटक में 524 से 563 हो गए हैं। उत्तराखंड में 442 से 560 हो गए हैं। महाराष्ट्र में 312 से 444 हो गए हैं। तमिलनाडु में 264 से 306 हो गए हैं। तो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। और आगे देखते हैं। तमिलनाडु के बाद है असम, जहाँ पे 190 के बाद 227 हो गए हैं। फिर है केरल, 190 से 213 हो गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश है, 173 से 205 हो गए हैं। फिर पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे 88 से 101 हो गए हैं। राजस्थान में 69 से 88 हो गए हैं और आंध्र प्रदेश में 48 से 63 हो गए हैं। तो तमिलनाडु के बाद है असम, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 48 से 63 हो गए हैं। उसके बाद है बिहार में 31 से 54 हो गए हैं। PSLV C-56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV 56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद ही 360 किलो वजनी उपग्रह DSSAR रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने पूरी तरह व्यावसायिक
इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर चमकदार भविष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ाया। PSLV ने सबसे पहले प्रमुख उपग्रह DSSAR को निर्धारित कक्षा में अलग किया, फिर बाकी उपग्रह बारी बारी रॉकेट से अलग हुए। सभी उपग्रह 5 अलग अलग परिक्रमा कक्षाओं में छोड़े गए हैं। कक्षा में स्थापित किए गए 7 उपग्रह हैं DSSAR, वेलॉक्स AM, आर्किड, एटमॉस्फेयर, कपलिंग व डायनामिक एक्सप्लोरर, स्कूप 2, NU लॉयन, ग्लासियर 2 और ORB-12 स्ट्राइडर। वेलॉक्स AM 23 किलोग्राम वजनी एक सूक्ष्म उपग्रह है। वेलॉक्स AM 23 किलोग्राम वजनी एक सूक्ष्म उपग्रह है। PSLV C-55 से इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के ही 2 उपग्रहों TELI-OS-2 और ल्यूम लाइट 4 का सफल प्रक्षेपण किया था। अंतरिक्ष में भारत अनूठा प्रयोग। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा PSLV C-56 रॉकेट के नवीनतम प्रक्षेपण की सफलता के बाद एक अनूठा परीक्षण करते हुए रॉकेट के बचे हुए हिस्से को वापस पृथ्वी की ओर 300 किलोमीटर की ऊंची कक्षा में लाया गया। अब यह अगले 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। ऐसा न करते तो रॉकेट का मलबा अगले कई दशकों तक अंतरिक्ष में बना रहता। PSLV मिशन के चौथे चरण के दौरान वैज्ञानिकों ने यह अनूठा और सफल परीक्षण को अंजाम दिया। 570 किलोमीटर ऊंची निर्धारित कक्षा में पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट को वहीं भटकता छोड़ने की बजाय कुछ नीचे स्थित कक्षा में लाने का निर्णय लिया। इसरो के इस सफल प्रयोग से अंतरिक्ष में मलबा घटेगा और उपग्रहों व आगामी मिशन को नुकसान की आशंका भी कम होगी। सामान्यतः किसी सफल मिशन के बाद रॉकेट का बचा हिस्सा अंतरिक्ष में ही बेहद ऊंची कक्षा में छोड़ दिया जाता है। यह दशकों तक भटकता और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ बना रहता है। इस दौरान दूसरे मिशन व उपग्रह भेजे जाते हैं तो उनसे मलबे के टकराने का खतरा बना रहता है। पहली बार इसरो द्वारा सभी उपग्रह अलग करने के बाद PSLV रॉकेट को वापस पृथ्वी की ओर लाने का चौथा चरण रखा गया। इसमें रॉकेट के बचे हिस्से को नियंत्रित ढंग से पृथ्वी की ओर निचली कक्षा में लाया गया। इस प्रयोग का बड़ा लाभ यह है कि रॉकेट का बचा हिस्सा 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर खुद ही नष्ट हो जाएगा। यानी जो मलबा खत्म होने में कई दशक लग जाते, हमारे वैज्ञानिकों ने उसे 2 महीने में खत्म करने की व्यवस्था कर ली है। इसरो ने कहा यह मलबा जितने कम समय में अंतरिक्ष में रहेगा उतने ही खतरे कम होंगे। अगला पॉइंट है बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर। जुलाई 2023 में आखिरी सप्ताह में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है और खुफिया जानकारी साझा करता है। बेंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला दुनिया का 41वां शहर है, जिसमें पहले से ही न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। पिछले वर्ष में बेंगलुरु के सांस्कृतिक सार को WCCF द्वारा अनबॉक्सिंग बेंगलोर नामक सहयोगी परियोजनाओं के हिस्से के रूप में मल्टीमीडिया संपत्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF की स्थापना 2012 में हुई थी। लंदन के सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के उप महापौर जस्टिन सिमंस ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में जस्टिस सिमंस के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी। प्रशंसा के प्रतीक के रूप में जस्टिन सिमंस को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से सम्मानित किया गया। अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोरिंग स्टोर। अमेजन इंडिया ने 27 जुलाई 2023 को अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव अ स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह पहल ग्राहकों को विश्वसनीय व सुविधाजनक
डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। साथ ही छोटे छोटे व्यवसायों को लाभकारी कमाई के अवसरों को उठाने में सहायक है। यह स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जो 2015 में शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम स्थानीय दुकानों और भागीदारों का उपयोग करके दूर के स्थानों में ग्राहकों को पैकेज देने में मदद करता है। अमेजन इंडिया का आई हैव स्पेस लास्ट माइल डिलीवरी प्रोग्राम स्थानीय दुकानों और व्यापारियों के साथ सहयोग करता है ताकि उन्हें उनकी अपनी दुकानों के 2 से 4 किलोमीटर तक क्षेत्र में उत्पादों के वितरण करने की क्षमता मिले, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय के विकल्प प्राप्त हो सकें। भारत ग्लोब क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल। भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRG के चैंपियंस ग्रुप समूह में 7 जुलाई 2023 को शामिल हो गया है। ध्यातव्य है कि GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने का निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। GCRG की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। भारत को GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से निमंत्रण मिला था। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम संजय वर्मा को GCRG प्रक्रिया के लिए शेरपा नामित किया गया है। चैंपियंस ग्रुप में वर्तमान में बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल की सरकारों राज्यों के प्रमुख शामिल हैं। समूह में भारत के शामिल होने से विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए परिणाम उन्मुख समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिलेगी। GCRG की स्थापना खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त से परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करना है और देशों को इन संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए रणनीतियों को विकसित करना है। GCRG का उद्देश्य समाधान जुटाना और दुनिया के सामने आने वाली परस्पर चुनौतियों का समाधान करने में निर्णय निर्माताओं की सहायता करना है। शिक्षा पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 7 जुलाई 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 PGI पर रिपोर्ट जारी की है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 का उद्देश्य इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणी में ग्रेड करता है। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 ग्रेड में जगह नहीं बना सका। रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। चंडीगढ़ और पंजाब और चंडीगढ़ को इंडेक्स की 6ठी ग्रेड में शामिल किया गया है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी और तमिलनाडु को 7वें ग्रेड पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को सबसे नीचे के ग्रेड पर रखा गया है। PGI 2.0 की 6 मानक राज्यों की इस ग्रेड को जिन 6 मानकों के आधार पर तैयार किया गया है उनमें लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, स्कूल तक पहुँच, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़, समानता, गवर्नेंस मैनेजमेंट और टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शामिल हैं। इन सभी के 73 अलग अलग मानकों के आधार पर राज्यों को अंक दिए गए हैं। PGI के तहत जो 10 श्रेणियां बनाई गई हैं वह 1000 अंकों के आधार पर हैं। उनमें दक्ष 941 से 1000, उत्कर्ष 881 से 940, अति उत्तम 821 से 880, उत्तम 761 से 820, प्रचेष्टा 1 उसमें 701 से 760, प्रचेष्टा 2 641 से 700, प्रचेष्टा 3 581 से 640, आकांक्षी 2
461 से 520, आकांक्षी 3 401 से 460 शामिल हैं। पीजीआई 2 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि 6वीं श्रेणी यानी कि प्रतिष्ठा 2 में पंजाब व चंडीगढ़ ने जगह पाई है। 7वीं श्रेणी यानी प्रतिष्ठा 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी, तमिलनाडु हैं। ओवरऑल रैंकिंग की 8वीं श्रेणी यानी कि आकांक्षी 1 में 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थान बनाया है। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप एवं दादर नागर हवेली शामिल हैं। 9वीं श्रेणी यानी कि आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, असम, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर सहित 12 राज्यों ने जगह बनाई है। 10वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 3 में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मिजोरम हैं। तो यहाँ पे हमें आकांक्षी 2 उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग याद रखना है, क्योंकि आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश है जो कि 9वीं श्रेणी में आता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 20 से 21 जुलाई 2023 को भारत की यात्रा की। भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे थे। राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच 21 जुलाई को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों ने आर्थिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। इन समझौतों में नवीकरणीय ऊर्जा पर समझौता और श्रीलंका के त्रिकोमाली में आर्थिक विकास परियोजना पर सहयोग से जुड़ा समझौता शामिल है। श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए NIPL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली सरल होगी। भारत और श्रीलंका ने इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया, जो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन, बिजली, व्यवसाय, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में आपसी सहयोग को गति देना है। यह विज़न डॉक्यूमेंट 5 स्तंभों पर आधारित है, जो इस प्रकार है। समुद्री कनेक्टिविटी। यह क्षेत्रीय लॉजिस्टिक और शिपिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से कोलंबो, त्रिकोमाली और कांके संथुराई में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स के विकास में सहयोग की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें भारत में नागपट्टिनम, श्रीलंका में कांके संथुराई के बीच यात्री नौका सेवाओं को फिर से शुरू करने के अलावा रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने की भी बात कही गई है। हवाई कनेक्टिविटी। चेन्नई और त्रिकोमाली, बट्टिकलोवा और श्रीलंका के अन्य गंतव्यों के बीच कनेक्टिविटी की खोज के अलावा चेन्नई और कोलंबो के बीच उड़ानों का विस्तार किया गया है। ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी। श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर MOU शामिल हैं। बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल शामिल है। संपूर सौर ऊर्जा परियोजना। संपूर सौर ऊर्जा परियोजना तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, हरित हाइड्रोजन का पता लगाना है। लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी। दोनों देश पर्यटन को बढ़ाने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने और भारत के बौद्ध सर्किट और रामायण ट्रेल के साथ साथ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थानों को
लोकप्रिय बनाने की भी योजना बना रहे हैं। श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति पर समझौता। 21 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति पर एक नेटवर्क से नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एनआईपीएल और लंका पे के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो श्रीलंकाई नागरिकों को विभिन्न लेन देन के लिए यूपीआई आधारित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो निर्बाध और कुशल सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देता है। श्रीलंका से पहले भारत की यूपीआई सेवा को सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और फ्रांस ने अपनाया है। विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर हैं और उनसे संबंधित देश हैं। तो पहला है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का है। दूसरा है फुकागू, जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है। तीसरा लूमी फिनलैंड का है। लियोनार्डो जियोन इटली का है। समिट आईबीएम अमेरिका का है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। फ्रंटियर अमेरिका का, फुकागू जापान का, लूमी फिनलैंड का, लियोनार्डो जियोन इटली का, समिट आईबीएम अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023। शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन की थीम थी सुरक्षित SCO की ओर, टूवर्ड्स सिक्योर SCO। यहाँ सिक्योर का अर्थ है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। SCO राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। इसमें अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई तथा कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त एवं स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर बल दिया। सदस्य देश वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और समूह के अन्य नेता शामिल हुए। अपनी टिप्पणी में ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने उम्मीद जताई कि SCO में ईरान की उपस्थिति सामूहिक सुरक्षा और सतत विकास के साथ साथ देशों के बीच एकता हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। SCO की स्थापना 2001 में शंघाई के एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से की गई थी। वही वर्ष 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका स्थायी सदस्य बना था। 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका स्थायी सदस्य बना था। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रस्तावित है। 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रस्तावित है। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया। ईरान SCO का नया सदस्य देश। ईरान ने 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया। यह सदस्यता ईरान को SCO के 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेजबानी भारत ने की। ईरान को SCO का पूर्ण सदस्य बनाने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं इस मौके पर राष्ट्रपति रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की SCO सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत करते हैं।
जम्मू और कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 जुलाई 2023 को केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, जो स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा। टेलीमानस संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर J&K हेल्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और जम्मू कश्मीर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 56.18 करोड़ रुपए की 44 स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए T3 टेस्ट, ट्रीट और टॉक, अनीमिया शिविर, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग कार्यक्रम तथा OPD पंजीकरण के लिए स्कैन और शेयर सेवा सहित नई पहल लॉन्च की। टेलीमानस चैटबॉट। केंद्र सरकार ने बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग टेलीमानस की घोषणा की थी। टेलीमानस एक द्विस्तरीय प्रणाली है। टीयर 1 में राज्य टेलीमानस सेल शामिल हैं, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीयर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, मेडिकल कॉलेज संसाधनों या ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए ई-संजीवनी के विशेषज्ञ शामिल हैं। नेशनल स्किल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCAEM 2047 का उद्घाटन किया। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। NSCAEM सिकल सेल रोग की जांच के लिए एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। न केवल रोगियों बल्कि उनके परिवारों पर भी इसके प्रभाव की पहचान की गई है। इस मिशन में बीमारी के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। सिकल सेल विशेषता वाले लोगों की पहचान करके अगली पीढ़ी में बीमारी की स्थानांतरण को रोकना है। 3 वर्षों के दौरान इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना है, जो 40 साल से कम उम्र के हैं। सिकल सेल रोग SDD, जिसे सिकल सेल एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है, एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक विरासत में मिली स्थिति है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इस विकार के परिणाम स्वरूप लगातार अनीमिया, तीव्र दर्द, अंग की खराबी, पुरानी अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में काफ़ी कमी की एक प्रणालीगत स्थिति होती है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ सरकार का लक्ष्य मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए 2047 तक देश में सिकल सेल अनीमिया को समाप्त करना है। युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को सेवा मुक्त कर संपूर्ण हथियारों से लैस वियतनाम पीपुल्स नेवी VPN को सौंप दिया। जहाज को वियतनाम के कैम रेन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया। यह पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्व परिचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप सौंपा है। भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नेवी को INS कृपाण का स्थानांतरण हिंदू महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार होने की भारतीय नौसेना के स्थिति के प्रतीक के रूप में किया है। अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य इसमें सक्रिय मित्रवत नौसेना के लिए क्षमताएं तैयार करना है। 1991 में भारतीय सेना में कमीशन होने के बाद से ही INS कृपाण
भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा है और पिछले 32 वर्षों में कई ऑपरेशनों में हिस्सा लिया है। लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों द्वारा संचालित यह युद्धपोत 90 मीटर लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा है और इसकी अधिकतम मालवाहक क्षमता 1450 टन है। ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ईपीआर क्रेडिट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। ईपीआर क्रेडिट का मूल्य 8 से 100 रुपये है, जो जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए आईएमसी की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। इंदौर प्रतिदिन लगभग 1162 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है। ईपीआर एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पादन के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है।